रिपोर्टर्स लाइव का, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहर से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और देखिए, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। ईशा, अगर मैं पंजाब की आज की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या है आज की बड़ी खबरें, क्या है अपडेट? देखिए, सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से 4 दिनों तक युद्ध चला और उसके बाद जिस तरीके से सीज फायर भी हुआ है, लेकिन भारत की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं कि अगर दोबारा से नापाक हरकत पाकिस्तान करता है तो किस तरीके से उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और पंजाब की सबसे ज़्यादा सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ जुड़ती है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो टारगेट इस दौरान किया भी गया था तो पाकिस्तान ने पंजाब को किया था, पंजाब के जो सरहदी इलाके हैं। तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, देखिए, जो जासूस हैं देश के भीतर ही, उनकी धरपकड़ यहाँ पर लगातार जारी है। और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव की तरफ से जानकारी दी गई है कि आज तरन तारण पुलिस ने खुफिया एजेंसियों से जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर तरन तारण के रहने वाले एक युवक की गिरफ्तारी की है। गगनदीप उसका नाम फिलहाल बताया जा रहा है और जांच पड़ताल की जा रही है, एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उसके मोबाइल से जो डाटा मिला है उसके तहत पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है डीजीपी की तरफ से कि उसकी जो आईएसआई है और साथ ही साथ जो खालिस्तानी समर्थक है जो पाकिस्तान में मौजूद है उसके साथ उसके संबंध है। और पाकिस्तानी आईएसआई आतंकी संगठन को वो सेना से जुड़ी जो जानकारी है वो मुहैया करवा रहा था। तो ऐसे में अब उसके फ़ोन को भी जब्त कर लिया गया है और जांच लगातार जारी है कि उसकी तरफ से कब से अभी जो जानकारी हाल फिलहाल मिल पाई है उसके मुताबिक वो पिछले 5 साल से पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ था। आईएसआई और पाकिस्तानी कोऑपरेटिव को जो सेना से जुड़ी जानकारी है वो मुहैया करवा रहा था, लेकिन एफआईआर जिस तरीके से दर्ज हुई है, जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है कि उसके साथ और कौन कौन से लिंक है और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो देश के विरुद्ध ही जाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जिस तरीके से सीज फायर हुआ है उसके बाद से लगातार जासूसों की धरपकड़ यहाँ पर जारी है। जो केंद्रीय खुफिया एजेंसियां हैं वो लगातार अलर्ट मोड में इस वक्त है, लेकिन कह सकते हैं कि हरियाणा हो या पंजाब हो, यहाँ पर जो एजेंसी यहाँ पर जो खुफिया एजेंसी हैं उन्हें इस बात की फनक नहीं लगी कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन केंद्रीय खुफिया एजेंसी की इस वक्त पूरी तरीके से अलर्ट है। बीएसएफ के पास 50 किलोमीटर का दायरा पंजाब का आता है और बीएसएफ इस वक्त सतर्क है और पंजाब पुलिस भी धरपकड़ यहाँ पर लगातार जारी है। हरियाणा से अभी जासूसों की गिरफ्तारी हुई है, पंजाब से भी भारी संख्या में गिरफ्तारी हुई है और इसके तार कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश तक देखने को मिले हैं। हिमाचल के कांगड़ा से भी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, राजस्थान से भी गिरफ्तारी हुई है। तो ये जो जासूस का जो जाल बिछा है वो पूरे देश भर में कहीं ना कहीं अब सामने आ रहा है और जो पुलिस भी है वो लिंक जोड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है, देखिए, कांग्रेस के लिहाज से है। अगर कांग्रेस की बात करें तो 2019 की अपेक्षा 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जो है अच्छा प्रदर्शन जरूर किया गया था, लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें हार का सामना करना पड़ा। चाहे आप हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की या दिल्ली की, तो कांग्रेस उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाई जिस तरीके की उसको आशा थी। और हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर सत्ता आते आते हाथ से खिसकी है कांग्रेस के हाथ से। 37 सीटें ही यहाँ पर जीत पाई 90 में से। तो राहुल गांधी देखिए कल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सुबह 10 बजे राहुल गांधी पहुंच जाएंगे और 11:30 बजे तमाम बड़े जो शीर्ष नेतृत्व हैं कांग्रेस के उनके साथ बैठक ली जाएगी। राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल भी पहुंचेंगे, तो तमाम नेताओं के साथ बैठक होगी। और 2014 विधानसभा चुनाव से पहले जो संगठन बना था और अभी तक जो संगठन नहीं बना है कांग्रेस का, 11 साल हो गए हैं, संगठन बना ही नहीं है। तो ऐसे में गुटबाजी के चलते जो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है लगातार, तो ऐसे में उस हार से कैसे खुद को उभारा जाए, संगठन किस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि अहमदाबाद में जो अधिवेशन भी कांग्रेस का हुआ था उसमें एक प्रमुख
और अहम जो घोषणा राहुल गांधी ने की थी उसमें यह कहा था कि अब जो पावर है वो जिला अध्यक्षों को दी जाएगी। तो राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे कल, और जिसकी तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी है। पहली बार राहुल गांधी चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में पहुंचेंगे। लगातार दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा। बड़े नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे 11:30 बजे। उसके बाद पर्यवेक्षकों के साथ उनकी बैठक होगी। जिला अध्यक्ष यहां पर चुने जाएंगे। तो जिला अध्यक्षों को लेकर भी एक क्राइटेरिया नियुक्त किया गया है कि 35 साल से लेकर 55 साल की उनकी उम्र होनी चाहिए, और कांग्रेस के सदस्य के तौर पर 5 साल उसकी मेंबरशिप होनी चाहिए। तो राहुल गांधी जो अब कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से अब कहा गया है, हरियाणा कांग्रेस की अगर बात करें कि जिला अध्यक्ष कौन होगा, इसका चुनाव भी और इसको चुनने का जो अंतिम फैसला है वो भी राहुल गांधी ही लेंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने अब हर देश की हर राज्य की माफ कीजिएगा देश के हर राज्य की कमान जो है अपने हाथ में ले ली है, और हरियाणा भी कहीं ना कहीं उनको पर फोकस वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ईशा, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह, हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करूं राघवेंद्र, तो क्या कुछ बड़ी खबरें? बिल्कुल भारतीय, सबसे अहम है कि उत्तर प्रदेश में आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होनी है, जिसमें ओडीओपी सहित औद्योगिक विकास के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुहर लगनी है। वहीं 5 कंपनियों के लेटर ऑफ कंफर्ट के माध्यम से जो सब्सिडी देने वाली बात थी उस पर भी मुहर लगेगी। पर्यटन को लेकर के संभावनाएं हैं कि उस पर कुछ मुहर लगेगी। तो एक तरह से योगी कैबिनेट के अहम बैठक में कोरोना को लेकर भी कैसे कुछ गाइडलाइन जारी हो, उसको लेकर भी कुछ अहम प्रस्ताव देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात कर लें लखनऊ की, तो आज शाम को रात्र 7 बजे से जितने भी मंत्री हैं योगी कैबिनेट के, उनको भोज दिया गया है 5KD आवास पे, जहां पे वो सम्मिलित होंगे डिनर में, और विभाग के जो विकास कार्य हैं उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा कर सकते हैं। वहीं बात कर लें 60,000 से अधिक सिपाहियों की जो भर्ती का फाइनल रिजल्ट आया था, तो जून के द्वितीय सप्ताह में उनको नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम यहाँ इकाना स्टेडियम में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात होगी। वहीं इन्वेस्ट यूपी के पूर्व सचिव अभिषेक प्रकाश, जिनको निलंबित कर दिया गया था भ्रष्टाचार के मामले में, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि निकांत जैन ने स्पष्ट रूप से ईडी के सामने स्वीकार किया है कि अभिषेक प्रकाश ने मध्यस्थता कराई थी। लेन देन जो भी हुए हैं उसके सर्व जिम्मेदार अभिषेक प्रकाश हैं। वहीं हम बात कर लें लखनऊ के अन्य इलाकों की, तो यहाँ पे पशु तस्करों को जिस तरह से उनके ऊपर NSA लगाया गया है, तो जो भी 4 अभियुक्त हैं शोएब सहित 3 अन्य, उनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, और जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है फर्जीवाड़ा करके, उस पे जांच प्रक्रिया बहुत तेज़ कर दी गई है। और सारी टीमें, जो जांच की टीमें हैं, STF की टीमें हैं, ईडी की टीमें हैं, वो उनके घर यहाँ गोसाईगंज लखनऊ का इलाका है जहाँ के वो रहने वाले हैं सब, वहाँ पे सारी टीमें पहुँची हुई हैं। तो NSA लगाकर एक संदेश देने का प्रयास योगी सरकार द्वारा किया गया है कि प्रदेश में अगर कानून को तोड़ने का काम कोई करेगा, कानून को अपने हाथ में लेने का काम करेगा, तो उसके साथ पूरे सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं लखनऊ से दिल्ली का, लखनऊ से अहमदाबाद का IPL मैच के वजह से जो फाइनल मुकाबला है, जो वायुयान के किराए हैं, फ्लाइट्स के सारे किराए 4 गुना से 6 गुना बढ़ गए हैं। तो एक तरह से जो भी क्रिकेट देखने के प्रेमी हैं या ऐसे आम नागरिक जिनको दिल्ली या अहमदाबाद की यात्रा करनी है, उनके ऊपर एक बोझ, अतिरिक्त भार पैसे का पड़ा है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की बात कर लें, तो आगरा की बात कर लें, तो वहाँ तो ताजमहल की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे और पुख्ता करने के लिए योगी सरकार द्वारा फरमान जारी किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य महकमे की बात कर लें, तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके तरफ से आदेश निर्गत किए गए हैं। सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल के जितने स्टाफ हैं, उनकी सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, और गर्मी जनित जो बीमारियां संक्रमण की वजह से हो रही हैं या कोरोना को लेकर के जिस तरह से गाइडलाइन जारी की जा रही है, उसको देखते हुए इन सब की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं स्वास्थ्य विभाग की। तो अब सारे कर्मचारी त्योहारों में भी अपनी ड्यूटी करते देखे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम तराई बेल्ट की बात, जी राघवेंद्र पूरी कर लीजिए बात अपनी।
जी, तराई बेल्ट की बात कर लें, गोरखपुर के जो समीपवर्ती जनपद हैं, चाहे गोरखपुर हो, महाराजगंज हो, देवरिया हो या बलिया हो, गाजीपुर हो, इन इलाकों में आंधी के साथ, इतना ही नहीं लखनऊ में भी कल से ही आंधी और बारिश आया। इतने टाइम भी मौसम यहाँ पे ख़राब है और मौसम विभाग ने भी अपनी चेतावनी जारी की है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 65 जनपदों में आंधी और बारिश देखने को मिलेगी और वैसा ही देखने को मिल भी रहा है। हर जगह आंधी बारिश से कई जगह पेड़ भी गिर गए हैं और काफ़ी जान माल का नुकसान भी हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए कि जो भी नुकसान हुआ है उसके सर्वे कराकर रिपोर्ट सौंपी जाए, ताकि घायलों को या जो भी मृतक हुए हैं उनको उचित मुआवजा शासन की तरफ से दिया जा सके। जी भारती। चलिए ठीक है ईश्वर, देखिए आपके पास आते हुए संदिग्धों की आपने सबसे पहले बात की और संदिग्ध जो है वो बड़ा विषय जो है बने हुए हैं। देखिए अभी हाल ही की खबर हम देखते हैं, यूक्रेन ने बड़ा हमला जो है रसिया पर किया, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है वो निकल कर ये आ रही है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर जो है वो गद्दार जो थे बड़ी संख्या में थे और यही स्थिति जो है वो भारत में नजर आ रही है। गद्दारों की जो संख्या निकल कर आ रही है दिन पर दिन, वो वाकई में एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। कितनी संख्या अभी तक निकल कर आ गई है और ये कितना बड़ा चिंता का विषय अब भारत के लिए बन गया है? ईशा। देखिए, चिंता का विषय भारत के लिए है क्योंकि पंजाब और हरियाणा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। जम्मू कश्मीर में के भी जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं आतंकियों के साथ मिले हुए हैं और यही वजह है कि आतंकियों को कहीं ना कहीं सहयोग मिल जाता है आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में। और अगर हम जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भी जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं आतंकी जो संगठन है उसके साथ मिले हुए हैं और मात्र पैसों के लिए वो ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। और खासकर यहाँ पर चिंता का विषय ये है कि जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गिरफ्त में नजर आ रही है और पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए अवैध हथियारों की तस्करी यहाँ से की जा रही है और साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से जो अवैध हथियार और ड्रग्स यहाँ पर भेजे जा रहे हैं उसकी तस्करी की जा रही है और युवा इसमें सम्मिलित हैं, पंजाब के और साथ ही साथ हरियाणा के भी इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो यही है कि पाकिस्तान के लिए वो जासूसी करते नजर आ रहे हैं और सेना से जुड़ी जो जानकारी है और जो पंजाब हो या हरियाणा हो या चंडीगढ़ हो, यहाँ पर क्योंकि कई एयरफोर्स स्टेशन हैं, एयरबेस हैं, उसकी जानकारी जो सेना की जानकारी है, आर्मी कैंप की जानकारी है, वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, संवेदनशील इलाकों की जानकारी दे रहे हैं ताकि जो अटैक करने में पाकिस्तानी जो आतंकी संगठन है उन्हें कहीं ना कहीं इसका फायदा हो सके। जिस तरीके से धरपकड़ यहाँ पर जासूसों की जारी है और कई लगातार खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं, उसी के चलते देखा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 3 दिन पहले ही हरियाणा की बात करें, पंजाब की और चंडीगढ़ की खासतौर से यहाँ पर ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल भी करवाया गया। अगर भविष्य में दोबारा से पाकिस्तान ऐसी घटना करता है तो किस तरीके से बचा जा सके। जहाँ तक संख्या की बात है, देखिए ना तो हरियाणा सरकार की तरफ से कुल संख्या बताई गई है ना पंजाब सरकार की तरफ से, क्योंकि धरपकड़ लगातार जासूसों की यहाँ पर जारी है। बिल्कुल ईशा, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ जो है प्रशांत शुक्ला वो भी जुड़ गए हैं। प्रशांत, अयोध्या की अगर मैं बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या है अपडेट? बिल्कुल, जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का राम मंदिर को लेकर। वहीं अगर बात करें प्राण प्रतिष्ठा का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, ये 3, 4, 5 3 दिन का कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई जो सामाजिक लोग हैं और जो राम मंदिर द्वारा आमंत्रित किए गए वो सब लोग मौजूद होंगे। वहीं अगर बात ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है तो कल से 2 तारीख से शुभारंभ हो गया है। 2 तारीख से जैसे शुभारंभ हुआ, कहीं ना कहीं सैकड़ों महिलाओं ने सरयू माँ का जल लेकर, लोटे में लेकर उसको राम मंदिर में जाने के लिए, अभिषेक करने के लिए लेकर स्टार्ट हो गए थे। वहीं अगर बात करें सरयू का जल लेकर, कहीं ना कहीं जो सैकड़ों महिलाओं को एक वस्त्र दिया गया था, पीले वस्त्र में होना था, एक जो लोटा था, लोटा पे दोनों तरफ स्वास्तिक बना हुआ था, उस जल को लेकर हनुमानगढ़ी, जो प्राचीन हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी है, कनक भवन सरकार है, दशरथ महल है, उन सभी तीर्थ स्थान को जो दर्शन कराते हुए राम मंदिर ले जाया गया। वहीं अगर बात की है जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है उसका जो प्रोग्राम है स्टार्ट हो गया। जैसा आपको बताना चाहिए, जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का, इसके जो मूर्तिकार है, कहीं ना कहीं उनसे भी कल बातचीत हुई नेटवर्क टीम द्वारा, तो उन्होंने बताया किस तरीके उन्होंने मूर्ति बनाया था, कितना समय उसमें लगा था और जो मूर्ति स्थापित हो रही है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो राम दरबार हो गया। राम दरबार के साथ सप्तमी जो महर्षि है उनकी मूर्ति भी स्थापित हो रही है। और वहीं अगर बात की तो इसका जो पूजा पाठ करने वाले हैं वो चंदौली के प्रखंड विद्वान है, वो प्रकाश जी, वो इसकी पूजा पाठ करेंगे। वही पांडे मूर्ति भंडार जो है जिसने इस मूर्ति को बनाया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे जो 22 तारीख भव्य राम मंदिर बनकर तैयार था,
5 वर्षीय बाल स्वरूप में प्रभु श्री राम जी विराजमान हुए थे। उसके बाहर निकलते ही दाएं हाथ बाएं हाथ पे कहीं ना कहीं गणेश जी की मूर्ति सफेद मार्बल में बनी हुई और हनुमान जी की मूर्ति थी, वो भी इन्होंने बनाया था। और भी कई राम मंदिर में मूर्तियां लग रही है, इन्होंने बनाया था। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है कहीं ना कहीं भव्य उत्सव तरीके मनाया जा रहा है। उसकी पूजा पाठ ब्रह्म मुहूर्त सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट हो गया है। वही अगर देखा जाए आज हनुमानगढ़ी में कहीं ना कहीं मंगलवार को देखते बड़ा मंगल है। इस बड़े मंगल में करीबन 4 से 5 बड़े मंगल है। इस मंगलवार में कहीं ना कहीं हनुमानगढ़ी में जो श्रद्धालु राम मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं, अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं, प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करते हुए दिखाई दिए। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। जी ठीक है। राघवेंद्र, देखिए आपके पास आते हुए IAS अभिषेक, ये वो नाम है जो बड़े दिनों से गूंज रहा है। जानना यह है कि एक जो कहानी है वो आगे और कब तक चलेगी? बिल्कुल चलिए राघवेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी। ईशा, आपके पास आते हुए देखिए संदिग्धों की बात हमने की और अब देखिए थोड़ी बात सत्ता की कर लेते हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी जो है वो बागडोर संभालने में लगे हुए हैं। सारी जो शक्तियां हैं वो अपने हाथों में उन्होंने रख ली हैं कि किस तरीके से आगे सत्ता में जाना है। कांग्रेस को लेके वो उन्होंने लगभग तय कर लिया है। कैसी रणनीति नजर आ रही है? क्या आपको लगता है कि जो सियासी जमीन कांग्रेस ने खो दी है वो वापस पा पाएगी? तैयारी में देखिए भारती राहुल गांधी जुटे हुए हैं, क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं और कहीं ना कहीं जो निचले स्तर पर कार्यकर्ता हैं या जिला अध्यक्ष हैं उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी होती थी। और यही वजह है कि अहमदाबाद में जो अधिवेशन भी रखा गया था 2 दिवसीय कांग्रेस की तरफ से, उसमें ये प्रमुख फैसला लिया गया था कि अब जो पावर है वो जिला अध्यक्षों को दी जाएगी। अगर देखिए पावर जिला अध्यक्षों को दी जाएगी तो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो जुड़े हुए हैं जमीन से, वो कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आएंगे। और युवाओं को कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी है वो तवज्जो देते हुए नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी अपनी एक जो सेना है वो खड़ी करना चाहते हैं और इसका फायदा जरूर आने वाले समय में कांग्रेस को हो सकता है, जिस तरीके से राहुल गांधी इस वक्त चल रहे हैं। और कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो किसी से छिपी नहीं है। हर एक राज्य की बात करें तो जो गुटबाजी है कांग्रेस की अपने हमेशा ही चरम पर रहती है। राजस्थान में गुटबाजी के चलते जो सत्ता है वो हाथ से खिसकी है। वहां पर भी देखिए गुटबाजी अपने चरम पर थी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो तनातनी थी वो सभी ने देखा। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात करें, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या जीतू पटवारी हो, उन लोगों के बीच में जिस तरीके से तनातनी देखने को मिली, सत्ता हाथते गई। और ऐसा ही हरियाणा में भी है। हरियाणा में गुटबाजी अपने चरम पर है, पंजाब में गुटबाजी अपने चरम पर है और गुटबाजी के चलते ही सत्ता हाथ से खिसकी है कांग्रेस की। और राहुल गांधी हरियाणा में इसलिए भी आ रहे हैं, 2014 में सत्ता हाथ से निकली है कांग्रेस की, उसके बाद देखिए 2019 में भी सत्ता निकल गई और तीसरी बार कहीं ना कहीं हार की हैट्रिक यहां पर कांग्रेस ने लगाई है। और ऐसे में जो गुटबाजी है वो कांग्रेस आला कमान के से छिपी नहीं है। अब राहुल गांधी खुद पहुंच रहे हैं और गुटबाजी के चलते ही संगठन नहीं बना था हरियाणा में। कुमारी शैलजा की बात करें, सिरसा से सांसद है लोकसभा की, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा की जो राजनीति है उसमें वो इंटरफेयर करती हैं और जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पसंद नहीं है। पूर्व में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन भी कांग्रेस यहां पर नहीं कर पाई है गुटबाजी के चलते। रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के महासचिव है, राज्यसभा सांसद है, राजस्थान से, हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं जो इंटरफेयरनेस है वो यहाँ पर नजर आती है। और जो गुटबाजी है आपसी इनकी, इसका कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो निचले स्तर पे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन पर भी देखने को मिलते हैं। और यही वजह है कि ये इस बाजी को खत्म करने के लिए राहुल गांधी यहां पर पहुंच रहे हैं। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी यहां पर की जाएगी, एक रिपोर्ट ली जाएगी और पर्यवेक्षक भी जो नाम चयनित करेंगे कि जिला अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया जाए, उसका अंतिम फैसला भी राहुल गांधी ही लेंगे। तो राहुल गांधी पूरी तरीके से डटे हैं हरियाणा के बाद, क्योंकि वो पंजाब का भी रुख करेंगे, लेकिन पंजाब को लेकर तारीख अभी जो तिथि है उससे घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि पंजाब में अब चुनाव 2027 में होना है और समय भी पंजाब में कम रह गया है। और पंजाब की गुटबाजी भी किसी से छिपी नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, राणा गुरजीत की बात करें या राजा वड़िंग की, इनमें जो आपसी गुटबाजी है इसके चलते ही पंजाब में
2022 में सत्ता में आने से जो कांग्रेस है वो रह गई थी और प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती है। तो इन सभी चीज़ों में लगाम लगाने के लिए जो युवा पीढ़ी है, युवा नेता हैं, उन्हें आगे लाने के लिए अब राहुल गांधी ने कमर कस ली है, क्योंकि जो पुराने नेता हैं वो अपनी कुर्सी कहीं ना कहीं यहाँ पर छोड़ते नजर नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। और अब पूरी तरीके से जो राहुल गांधी हैं वो मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ईशा, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा और ये तो सभी ने देखा था किस तरीके से कुमारी शैलजा जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आंखों में नागवार गुजरी थी, सभी ने देखा था और सभी ये जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो है गुटबाजी है। और अब अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी को समय रहते ये पता चल गया है। राघवेंद्र, आपके पास वापस आते हुए आईएएस अभिषेक के बारे में सवाल था, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल भारतीय आईएएस अभिषेक प्रकाश जो इन्वेस्ट यूपी के सचिव थे, चर्चाओं में उस समय आए जब सोलर कंपनी से ज़मीन देने के मामले में 5% कमीशन मांगने की बातें सामने आई और सोलर कंपनी ने जब ये आरोप लगाया तो पीएमओ तक बात पहुंची थी। पीएमओ ने सीएम ऑफिस संपर्क साधा था और सीएम ऑफिस ने उस पर जांच बैठाई थी और जांच में फिर लेन देन की बातें सामने आई थी। करोड़ों रुपए के लेन देन हो चुके थे और करोड़ों रुपए का दबाव बनाया जा रहा था अभिषेक प्रकाश की तरफ से। और बीच का जो एक लाइजनर था, जिसे दलाल कहेंगे, निकांत जैन, उसकी गिरफ्तारी हुई। उस गिरफ्तारी के बाद से इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ। अभिषेक प्रकाश वो अधिकारी हैं जो लखनऊ के पूर्व समय में जिलाधिकारी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है उसके उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इतने महत्वपूर्ण पदों पे रहने वाले अभिषेक प्रकाश एक समय में हमीरपुर के जिलाधिकारी भी रहे, जो खनन के लिए जाना जाता है। तो अभिषेक प्रकाश का ये जो मामला है, जांच परत दर परत, उनके कई जगह उन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं, इसको लेकर जांच आगे बढ़ी है। उन्होंने जो लेन देन की है उस पर अब जांच आगे बढ़ी है। उनके संपत्ति का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और जहां भी उनके संज्ञान में आता है किसी भी अपने अधिकारी के प्रति या किसी भी नेता के प्रति, तो तुरंत जांच बैठाते हैं। और ये भी जो जांच हुई है, अभिषेक प्रकाश का मामला कोई विपक्ष या कोई जर्नलिस्ट उजागर नहीं किया था, बल्कि सरकार के संज्ञान में आया, सरकार ने जांच बैठाई, जांच में सही पाया गया, उनको निलंबित किया गया। तो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस के तहत योगी आदित्यनाथ की सरकार आगे बढ़ती हुई दिख रही है और अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा और अधिकारियों के हाथ में ही होता है कि वो सरकार की छवि को धूमिल करते हैं या फिर विश्वविख्यात कर देते हैं, क्योंकि देखिए काम तो अधिकारियों को ही कराना है। और ऐसे में ये जो बड़ा सवाल बन जाता है आईएएस अभिषेक पर। आपके पास वापस लौटूंगी ईशा, आपके पास आते हुए देखिए राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं और राहुल गांधी ने पिछले दिनों यात्राएं भी की हैं और यात्राओं का जो सफल परिणाम है वो भी देखने को मिला है। लेकिन आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, हारी हुई बाजी जो है, जीती हुई बाजी जो है हरियाणा में, वो हार गई कांग्रेस वहां पर। तो तमाम तरीके की बातें हैं और अब अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि युवा को जोड़ना बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन देखिए अभी भी कई सारे नेता हैं कांग्रेस में जो कहते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ अपने जो लोग हैं, मनचाहे लोग हैं, उनको ही अपने पास रखते हैं, जिससे कि कांग्रेस जो है वो पिछड़ गई है। इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? क्योंकि देखिए एक टाइम पर बोलबाला था पंजाब में कांग्रेस का। जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके के जो आरोप है कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल पर भी लगातार कांग्रेस के नेता लगाते रहे हैं कि राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल की सुनते हैं और उनके जो इर्द गिर्द ऐसे नेता हैं जो उनको पूरी तरीके से सच्चाई नहीं बताते हैं कि ग्राउंड पे असल में क्या हो रहा है, और राहुल गांधी भी उस तरीके के फैसले लेते हैं। लेकिन अब देखिए राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो उनके जो अब कार्यक्रम भी रहते हैं, पहले उनके जो महासचिव थे वो तय करते थे, लेकिन अब जो राहुल गांधी हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो कार्यक्रम है खुद तय करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि कभी वो किसानों के बीच में पहुंच जाते हैं, कभी वो कारखाने में पहुंच जाते हैं, कभी वो आम जनता के बीच में नज़र आते हैं, तो कहीं ना कहीं खुद को कनेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और ये किसी से छुपा नहीं है कि जो पुराने नेता हैं कांग्रेस के, वो जो युवा नेता हैं उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और यही वजह है कि अब राहुल गांधी पूरी तरीके से मैदान में हैं और वो चाहते हैं कि जो युवा नेता हैं जो भविष्य में कांग्रेस के काम आने वाले हैं, उन्हें किस तरीके से अपनी एक फौज यहाँ पर तैयार की जाए
ताकि आने वाले जो आगामी विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण रहेंगे उसमें कांग्रेस मजबूती से उतर सके। देखिए बिहार में चुनाव होंगे इस साल, उसके बाद बंगाल की, वेस्ट बंगाल की बात करें वहाँ पर होने हैं, यूपी में होने हैं, इसके साथ पंजाब में होने हैं। तो ऐसे में उन सभी को मद्देनजर रखते हुए जो राहुल गांधी है उन्होंने अपनी कमर कस ली है। लेकिन यहाँ पर अगर हरियाणा की बात करें तो गुटबाजी के चलते ही ना तो यहाँ पर संगठन बना और ना ही यहाँ पर अभी तक नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। यहाँ पर गुटबाजी के चलते ही नेता प्रतिपक्ष का नाम फाइनल नहीं किया गया है। अब राहुल गांधी पहुँच भी रहे हैं, संगठन तो वो बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर कौन होगा उस पर भी नजर टिकी हुई है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक गुट कहता है कि ज़्यादातर संख्या में जो विधायक हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नजर आ रहे हैं और उनकी लगातार मांग है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तो ऐसे में अब ये नजरें टिकी हैं कल की बैठक में भी, क्या नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी होगा या चुना जाएगा या नहीं, क्योंकि पहले ही नेता प्रतिपक्ष को लेकर बैठकें हो चुकी है और सभी ने अपनी राय आप दोनों लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए के बाद आपका फिर से स्वागत है। और देखिए तमाम राज्यों पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या बड़ी खबरें हैं वो भी विस्तार से हम जान रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अजहर हुसैन श्रीनगर से जुड़ गए हमारे संवाददाता। अजहर, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें हैं, और इसी के साथ मैं देहरादून से हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा भी जुड़ गए हैं, उनके पास जाऊंगी। घाटी की अगर बात करें, अगर मेन खबरें की बात करें, सबसे पहले जो रात भर यहाँ पे एक बड़ा जो मेला लगा खीर भवानी के हवाले से, उसके हवाले से अपडेट देना चाहूंगा कि रात को 2 दिन तक ये मेला जो लगने जा रहा है, आज जो है आखिरी दिन है। आखिरी दिन के हवाले से हम दर्शकों तक वो विजुअल्स पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ हमने जब ग्राउंड जीरो पे बात की उन लोगों से जो काफी जो मुल्क के काफी कोने कोने से जो कश्मीरी पंडित यहाँ पे आए थे, वो उन्होंने बात की और उनसे साफ तौर पे पता चला कि जिस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी सिनेरियो है और उसके साथ साथ जिस तरीके से इंतजामिया ने यहाँ पे रहने का और खाने पीने का बाकी व्यवस्था रखी है, उससे वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे। आपको ये भी मैं बता दूं कि ये जो खीर भवानी मेला है जम्मू कश्मीर में तकरीबन 6 जो लोकेशंस है यहाँ पे ये मेला लगता है। और सबसे बड़ा जो मेला है वो गांदरबल के तुलमुला में लगता है, जहाँ पे हमने देखा कि हाल ही में जो प्रशासन की ओर से काफी सारे इकदाम वहाँ पे उठाए गए थे। लेकिन आज की डेट पे अगर हम तुलमुला गांदरबल की बात करें तो वहाँ पे अभी थोड़ी देर में जो है एलजी मनोज सिन्हा पहुंचेंगे और उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी पहुंचने की आशंका है। तो कहीं ना कहीं ये जो मेला है कहीं ना कहीं एक बड़ा मेला माना जाता है। और उसके साथ साथ अगर जनूबी कश्मीर के कुलगाम त्यूसर इलाके की बात करें तो यहाँ पे भी जो है काफी सारे श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और खुसूसी पूजा पाठ में हिस्सा लेने के लिए। ये आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन के साथ ही आज के दिन में खुसूसी दुआएं जो है वो मांगी जाएगी। और इसके साथ साथ एक और त्योहार यहाँ पे शाही हमदान का उर्सी पाक वो भी आज पूरे घाटी में मनाया गया और इस हवाले से भी पूरी रात भर यहाँ पे खुसूसी दुआएं की गई और खुसूसी मजालिस यहाँ पे अंजाम दिए गए। लेकिन खुसूसी बात ये कहना जरूरी है कि जहाँ पे शाही हमदान यानी मुसलमानों का यहाँ पे त्योहार देखने को मिला श्रीनगर के मेन सिटीज में, वहाँ पे कश्मीरी पंडित और हिंदुओं का भी वहाँ पे हमने हाजिरी देखी। और इसी तरीके से अगर हम इस खीर भवानी के हवाले से बात करें तो खीर भवानी में भी कश्मीरी जो मुसलमान है या मुसलमानों ने इसमें भी हिस्सा लिया। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो भारतवर्ष में पूरे भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का एक भाईचारा एक गहवारा वो यहाँ पे देखने को मिला। एक तरफ से शाही हमदान का मेला और दूसरी तरफ से खीर भवानी का मेला। तो दोनों स्थानों पे हमने देखे कि हिंदू मुस्लिम ने एक साथ इन्हीं दोनों स्थलों पे जो है हाजिरी दी। दूसरी बड़ी खबर की ओर अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी के विजिट के हवाले से जो 5 जून जो है कश्मीर आएंगे और जो सौगात है वो जो है कटरा में जो वंदे मातरम ट्रेन है उसका उद्घाटन करेंगे। और ये ट्रेन कहीं ना कहीं कटरा से बारामूला या बारामूला से दिल्ली चलेगी और इसके साथ ही कई एक मालगाड़ियां हैं वो भी चलाई जाएगी। और खसूसी तौर पे ये भी आशंका लगाई जा रही है कि जब भी कोई आपातकाल होती है, पर्टिकुलरली नेशनल हाईवे 44 जब भी प्रभावित होता है हैवी स्नोफॉल या रेनफॉल या लैंडस्लाइडिंग की वजह से, तो उस समय भी
जो है खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएगी। फिलहाल यही अपडेट है कि प्राइम मिनिस्टर की सौगात ये रहेगी कि वो उस दिन वो जब 4 जून को कटरा पहुंचेंगे वहां पे वो वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखाएगी और साथ ही साथ जम्मू एक्सप्रेस और जहलम एक्सप्रेस भी चलने की आशंका है। फिलहाल जम्मू रेलवे स्टेशन की अगर आप बात करें तो जम्मू रेलवे स्टेशन जो है उसमें एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म बनाने की वहां पे काम शदोमत से जारी है। तब तक जो है कटरा से ये सारा जो ट्रेन जो है वो कटरा से ऑपरेट होगा जब तक कि जम्मू का जो प्लेटफॉर्म है उसको मजीद फाल ना बनाया जाए। तो ये सौगात है और इस पे अभी भी सरकारी तौर पे पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन ये बात तय है कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला और एक बड़ी सौगात जो है पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो लेके आएगी। इसी तरीके से अगर हम मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम ने अचानक एक बार फिर करवट ली। हालांकि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का मानना है कि अगले कई एक दिनों तक जो है ड्राई रहेगा, लेकिन हम देख रहे थे जनूबी कश्मीर के शोपियान में कल एक बार फिर जो ओलावृष्टि हुई और जिसकी वजह से जो किसानों की फसलें हैं वो काफी परेशान हुई। और हम देख रहे हैं काफी सारे भावुक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे हमने देखने को मिले, जिसमें कई एक जो ग्रोवर थे उनकी जो जमा पूंजी उनकी जो फसल है तरीके से खराब हो गई। हालांकि वेदर डिपार्टमेंट ने पहले ही प्रिडिक्ट किया था, हालांकि मौसम जो है ड्राई रहेगा, लेकिन इसके बीच में कहीं से भी अचानक जो है ओलावृष्टि या जो तेज हवाओं का प्रकोप जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये कुछ अहम खबरें थी जम्मू कश्मीर से जो हमने दर्शकों तक पहुंचा। ठीक है, उपेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। उपेंद्र, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो क्या कुछ बड़ी खबरें यहाँ पर? देखिए भारती, आज की सबसे बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड में पंचायतों त्रिस्तरीय पंचायतों पर जो है संवैधानिक संकट जो है वह गहरा गया है। जिस तरीके से पंचायती एक्ट अध्यादेश को जो है वो राजभवन में जिस तरीके से भेजा गया था उसमें राजभवन से मंजूरी मिलनी थी, लेकिन उसको जो है राजभवन की ओर से जो है नामंजूर जो है वो किया गया है। ऐसे में उत्तराखंड में 10,000 से ज्यादा जो त्रिस्तरीय पंचायतों पर जो है संवैधानिक संकट जो है वो जिस तरीके से गहरा गया है, क्योंकि आज पहले जिस तरीके से 6 माह तक जो इस तरीके से प्रशासकों को यहाँ पर बैठाया गया था, उनकी नियुक्ति जिस तरीके से की गई थी, यानी कि इसमें जो है जिस तरीके से पंचायती चुनाव में ढिलाई जो है वो की गई थी और 6 महीने तक जिस तरीके से उनको प्रशासकों का कार्यकाल जो है वो बढ़ाया गया था। लेकिन मई के अंतिम दिनों तक जो है उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है और ऐसे में अब संवैधानिक संकट जो है त्रिस्तरीय पंचायतों पर जो है वो गहरा गया है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने आनन फानन में जिस तरीके से अध्यादेश को जो है वो राजभवन में भेजा था, जबकि इससे पहले ही विधायी विभाग की ओर से जो है उस पर आपत्ति लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको राजभवन में मंजूर करने के लिए भेजा गया था। लेकिन जिस तरीके से राजभवन में जो सचिव हैं रविनाथ रमन ने उस पर जिस तरीके से जब देखा तो उसमें वो उस एक्ट को जो है देखने के बाद उसको जो है वो नाम मंजूर किया, क्योंकि 2016 में पंचायती एक्ट अध्यादेश को लेकर बातचीत की गई थी और 2021 में जिस तरीके से उस एक्ट में राजभवन से मंजूरी मिली थी, लेकिन उसके बाद उसको विधानसभा में पास होना था, लेकिन विधानसभा में वो एक्ट जो है वो पास नहीं हो पाया। हालांकि उसके बावजूद भी जिस तरीके से 6 माह तक जो है प्रशासनिक कार्यकाल जो है वो सरकार की ओर से बढ़ाया गया था, उसके बाद फिर से जो है प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए आनन फानन में पंचायती राज विभाग की ओर से एक पत्र जो है वो राजभवन में भेजा गया था कि इसको जो है वो आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी ये माना जा रहा है क्योंकि चारधाम यात्रा जो है वो चल रही है। ऐसे में तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं, तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो चारधाम यात्रा में जो है जुटा हुआ है, तो ऐसे में पंचायती चुनाव कराना जो है वो संभव नहीं हो पा रहा है। तो जिसके लिए पंचायती विभाग की ओर से एक पत्र जो है वो राजभवन में भेजा गया था कि इसको जो है फिर से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन राजभवन की ओर से जो है इसको नामंजूर जो है वो किया गया। तो ऐसे में ये संवैधानिक संकट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी जो है त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार की कोई गहमा गहमी जो है वो प्रदेश में नहीं दिख रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से हाईकोर्ट की ओर से भी सरकार को फटकार लगाई गई थी कि जल्द से जल्द जो है पंचायती चुनाव जो है वो कराए जाएं। हालांकि सरकार ये मान रही है कि जैसे ही राज्य चुनाव आयोग इस पर जो है मोहर लगाती है तो जल्द से जल्द जो है पंचायती चुनाव जो है वो कराए जाएंगे, लेकिन अभी जो स्थिति है वो साफ होती भी नहीं दिख रही है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि अब
सरकार अगला कदम क्या उठाएगी, किस तरीके से जो है अब पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव को जो है वो संपन्न कराएगी। क्योंकि कल जो है जिस तरीके से धामी कैबिनेट की बैठक होनी है, तो धामी कैबिनेट से जो एक आस जो है वो जग रही है कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर जो है कहीं ना कहीं बड़ा कदम जो है वो सरकार जो है वो उठा सकती है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में मौसम करवट बदल रहा है और आज भी प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ जो है जिस तरीके से तेज हवाएं चलने की आशंका जो है वो जताए गए हैं। इसका पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि देहरादून, पौड़ी और जो उधम सिंह नगर है, यहां पर भारी से भारी बारिश जो है वो आज देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में सभी को सतर्क रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं, सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए। खास तौर पर कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया गया और कई जगहों पर येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। मौसम विभाग का मानना है कि जिस तरीके से मानसून अब 12 जून के करीब जो है उत्तराखंड में जो है वो आ जाएगा, ऐसे में बारिश की ज्यादातर संभावनाएं जो है उत्तराखंड में लग रही है। ऐसे में ज्यादातर सभी को सतर्क रहने के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए। खास तौर पर जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा चल रही है, उन रूटों पर खास तौर पर सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ पर जिस तरीके से जो पहाड़ों का कटान जिस तरीके से होता है, साथ ही साथ भूस्खलन और जिस तरीके से की स्थिति बनती है और नदी नाले उफान पर रहते हैं, ऐसे में सभी को सतर्क रहने के दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग सभी चीजों पर जो है वो निगरानी बनाए हुए हैं, पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। उन्होंने भी सभी विभागों को, प्रशासनिक अमलों को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। बीआरओ की टीमें, पीडब्ल्यूडी की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट है। कहीं पर कोई दिक्कतें हैं, कहीं पर अगर कोई नेक पॉइंट ऐसे हैं कि जहां पर भूस्खलन की स्थिति ज्यादा बनती है, तो उन जगहों को चिन्हित करने की कोशिश जो है वो विभाग की ओर से भी किया जा रहा है, ताकि वहां पर तमाम प्रशासनिक अमलों को जो है वहां पर लगाया जाए। जी ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी उपेंद्र। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार भी जुड़ गए हैं। राजकुमार, आपके पास आते हुए अगर देश की बड़ी खबरों की बात की जाए तो कौन सी वो बड़ी खबरें? देखिए, भारत की अगर बात करें तो अगर राजनीतिक स्थिति को देखते हुए देखें तो आज कांग्रेस की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और 12:30 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से रखी गई है और उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि 200 के आसपास सांसद ऐसे हैं कि जो अधिवेशन चाहते हैं, जो संसद का जो विशेष अधिवेशन है वो बुलाने की जो डिमांड है, वो सत्र बुलाने की बात की जा रही है। आज पूरी राजनीतिक गतिविधियां जो है मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस की तरफ से यहीं रहेंगी। उसके अलावा अगर और देश की अगर बड़ी बात कर ली जाए तो इस समय हमारे जो देश के सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल जो है वो इस समय विदेश में हैं और विदेश में एक विश्व व्यापार संगठन की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, उस बैठक में वो शरीक होने के लिए गए हैं और पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ जो है देख रही है और एक बड़ा व्यापार का जो क्षेत्र है, क्योंकि अगर एफडीआई होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर होगी तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान जो है कहीं ना कहीं महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर होगा और वैश्विक स्थिति जो होती है वो कहीं ना कहीं ये देखी जाती है कितने जो रिश्ते हैं वो बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा और अगर एक महत्वपूर्ण जो बैठक है उसमें बात कर लिया तो जो हमारे 66 सांसद गए हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो पाकिस्तान के साथ तनातनी चल रही है, इस बीच जो आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का जो बीड़ा हिंदुस्तान ने उठाया, वो सांसद जो है कहीं ना कहीं उसकी अगुवाई करते हुए दिख रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल वापस आ रहे हैं, शायद 9 तारीख को हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, हालांकि आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है, और ये जो 66 जो सांसद हैं ये 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। किन देशों में किस तरीके से रिस्पांस मिला, उन्होंने किस तरीके से जो अपने बात है उस बात को आगे रखा, हिंदुस्तान का नेतृत्व करके जो नेता आ रहे हैं, जो सांसद आ रहे हैं, वो सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी अगर ये बात की जाए तो अपना शेयरिंग करेंगे। अगर बात कर ली जाए तो पूरी दुनिया में इस समय कोविड एक बार फिर दोबारा से भारतीय उसने पैर पसारने शुरू कर दिए, 4000 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 5 मौतें हिंदुस्तान के अंदर हुई है। सबसे पहले पायदान पर अगर बात कर ली जाए तो केरल के बाद महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद दिल्ली का कहीं ना कहीं नंबर आ रहा है। तो ये एक बहुत जो है संवेदनशील खबर है और इस खबर को लेकर एडवाइजरी पहले से भी जारी है कि लोगों को अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन 4000 के पार पहुँचना और ये जो बढ़ोतरी हो रही है, इस बढ़ोतरी
को कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अपने आसपास के माहौल को बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। यदि अगर कहीं किसी को लगता है कि वो पीड़ित होता हुआ दिख रहा है तो उसे अपने आप को क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक भी कोरोना की कोई ऐसी दवा नहीं बनी है कि जिस दवा को लेकर 100% ये कहा जा सके कि आप इससे वंचित रह जाएंगे। केवल एक अपना सुरक्षा दायरा जो है, अपने आसपास बेहतर माहौल बनाना ही एक केवल इसका एक माध्यम है। तो ये जो खबरें हैं, ये खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसी के आसपास वापस लौटूंगी आपके पास। अजहर, आपसे एक छोटा सा कमेंट मुझे चाहिए। आपने कहा कि दो जो मेले हैं वो एक साथ हो रहे हैं, एक मुस्लिम के और एक हिंदू के। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली एक जो सभ्यता है हिंदुस्तान की वो नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की तो कितना स्थिर वो नजर आ रहा है ऑपरेशन पहलगाम के बाद। ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमला हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, उसके बाद अब कितना स्थिर है, पटरी पे कितना लौट रहा है जम्मू कश्मीर? देखिए, वाकई तौर पे जो पहलगाम का बैसर इलाका है जहाँ पे ये एक्सपोर्ट होता है, जहाँ पे ये हमला होता है, जिसके बाद तकरीबन 20 से 28 जो नागरिक है, जो टूरिस्ट है, उनकी वहाँ पे निहत्थे तौर पे उनकी वहाँ पे हत्या की जाती है। तो इस तरीके से जो पूरा माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में उसके बाद बना पर्टिकुलरली जो बिजनेस सेटअप है टूरिज्म से रिलेटेड बिजनेस, बाकी ओवरऑल जो बिजनेस था वो पूरी तरीके से ठप होकर रह गया था। अगर हम जम्मू क्षेत्र की बात करें, जम्मू क्षेत्र के मेन मार्केट की बात करें, रघुनाथ जो मार्केट है, रघुनाथ मार्केट से लेकर रघुनाथ मंदिर तक जहाँ पे काफी सारी भीड़ रहती थी, वहाँ पे भी जो है वो बिजनेस भी ठप हुआ था। कहीं ना कहीं इस पूरे एक्सपोर्ट के बाद में एक बड़ा झटका जो पूरे जम्मू कश्मीर को बिजनेस के अवसर पे मिला, देखने को मिला। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जो ऑपरेशन सिंदूर चला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरीके से सेंटर यानी दिल्ली से भी कोशिशें ये रही कि कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन जो यहाँ पे प्रभावित हुआ है इस एक्सपोर्ट के बाद में, उसको रिबिल्ड करने में यहाँ पे वो कोशिशें लगे रहे। और उसके बाद में ये दो अवसर जब सामने आए, खीर भवानी मेला और उसके साथ साथ ये जो उर्स पाक था यहाँ पे शाही हमदान का, तो ये दोनों चीजें दर्शाता है कि धीरे धीरे जो जिंदगी है वो वापस पटरी पे लौटना शुरू हो गया। हालांकि तुलमुला गांधरबल में जब हमने देखा कि आज की डेट पे वहां पे काफी सारी भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी, लेकिन आज वहां फ्लो कम है। लेकिन जो तवक्का थी कि इस एक्सपोर्ट के बाद में यहाँ पे कश्मीरी पंडित जो मुल्क के काफी सारे इलाकों में, काफी सारे स्टेट्स में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, और वहां से होते हुए वो इस मेले को अटेंड करते हैं। तो इस बार ये आशंका लगाई जा रही थी कि यहाँ पे जो है ये श्रद्धालु जो है बहुत कम देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल जम्मू से पहले जत्था रवाना हुआ श्रद्धालु का, वो उनका वेलकम किया गया नेशनल हाईवे पे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, लोकल्स की ओर से, और बाकायदा तौर से वो इस मेले में शामिल हुए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को या लोकल्स को लगता था कि इस बार जो है श्रद्धालु बहुत कम आएंगे, लेकिन आए तो सही है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में बहुत कम देखने को मिला। ठीक है, पिछली बार के मुकाबले में कम, यानी कि अभी स्थिर होने में और थोड़ा सा टाइम और लेगा जम्मू कश्मीर। चलिए वापस लौटूंगे आपके पास। उपेंद्र, आपके पास आते हुए, देखिए आपने चुनावों की बात की और कड़ी फटकार जो है वो राज्य सरकार को लगी है इस पर, और वाकई में ये बात तो है कि चुनाव को दरकिनार नहीं किया जा सकता, संविधान का एक बड़ा हिस्सा है वो, लेकिन विपक्ष को इस तरीके की जो चीजें होती हैं उसके बाद बोलने का मौका मिल जाता है। विपक्ष देखिए पहले से भी हमला करता हुआ आया है कि चुनावों को स्थगित करने में बड़ा हाथ रहता है राज्य सरकार का। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हैं उसको जिस तरीके से अक्टूबर में अक्टूबर नवंबर के करीब जो है इसको संपन्न होना था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सरकार की ओर से 6 महीने तक जिस तरीके से कार्यकाल उसको बढ़ाया गया, उसी समय जो है एक आपत्ति जिस तरीके से लगाई गई थी कि इस तरीके से जो है प्रशासकों का कार्यकाल जो बढ़ाना और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को न कराना, ये सरकार की नाकामी जो है वो हो सकती है। उसको लेकर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा जो है पहले से मिला हुआ था। हालांकि उसके बावजूद भी विपक्ष थोड़ा सा जो है चुप बैठा हुआ था, क्योंकि जब उनका ये मानना था कि जब ये प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद जो है सरकार कुछ फैसला लेगी और जल्द जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वो कराएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से आनन फानन में पंचायती विभाग की ओर से राजभवन में एक पत्र भेजा गया, उसमें जो अध्यादेश में जिस तरीके से संशोधन करने की बात जिस तरीके से की गई और उसके बाद राजभवन में उसको नामंजूर जिस तरीके से किया गया, तो इससे ये साफ होता है कि सरकार जो है अभी नहीं, सरकार नहीं चाहती या पंचायती विभाग अभी नहीं चाहता है
कि उत्तराखंड में जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वो संपन्न हो। जिस तरीके से मैंने बताया कि ये पहले से ही तय है कि चारधाम यात्रा चल रही है, तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर लगी हुई है, तमाम प्रशासकों की टीमें जो है वो वहां पर जुटी हुई है। तो ऐसे में पंचायती चुनाव करवाना जो है वो संपन्न करवाना जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है इस पर जो है हिला हवाली जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। और माना यह जा रहा था कि जुलाई तक जो है पंचायती चुनाव जो है वो संपन्न हो सकते हैं, अभी भी अगर सरकार चाहे, क्योंकि सरकार का यह मानना है कि राज्य चुनाव आयोग पर जो है फैसले को टाला हुआ है कि जैसे ही राज्य चुनाव आयोग जो है फैसला लेगा उसके अनुसार जो है पूरी तैयारी जो है पंचायती चुनाव को लेकर की जाएगी। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, विपक्ष का मानना है कि सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव जो है वो संपन्न हो, सरकार अपने अनुसार जो है चुनाव करवाना चाहती है। जब उनको सरकार को लगेगा कि अभी का समय जो है सरकार के लिए काफी बेनिफिट वाला रहने वाला है, उसी समय जो है वो चुनाव करवाएगी। इस तरीके के आरोप जो है विपक्ष की ओर से लगातार जो है वो लग रहे हैं और विपक्ष की ओर से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार पहले से ही जो है चुनाव को लेकर जो है इस तरीके की असहज स्थिति में जो है हमेशा दिखी है। और अब जो है जिस तरीके संवैधानिक संकट जो है पंचायतों में देखने को मिल रही है, तो इससे ये साफ होता है कि सरकार नहीं चाहती कि जो है पंचायत चुनाव जो है वो जल्द से जल्द कराए जाएं। अब देखना ये होगा और एक बार फिर से देखिए विपक्ष को मौका मिल गया सरकार पर निशाना साधने का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उपेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी। राजकुमार, आपके पास आते हुए देखिए, आपने कहा कि विशेष अधिवेशन बुलाने की बात जो है वो विपक्ष बार बार कर रहा है। यह अधिवेशन बुलाने की बात क्यों हो रही है, क्या विपक्ष को चाहिए? क्योंकि देखिए इससे पहले अभी हाल ही की खबर है, यूक्रेन ने रशिया पर बड़ा अटैक किया है और बड़ी मात्रा में उसको क्षतिग्रस्त हुई है रूस को। और तब भी रूस की तरफ से, रूस के विपक्ष ने, जो वहां पर विपक्ष में जो सरकार है उसने तो नहीं पूछा कि कितना नुकसान हुआ है। रूस की जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो हमें बताए। पाकिस्तान ने नहीं पूछा कि कितने विमान जो है वो पाकिस्तान के गिराए गए हैं, बताए हमें। लेकिन विपक्ष को, जो भारत का विपक्ष है, उसे क्यों चाहिए कि भारत को कितनी क्षति पहुंची है पाकिस्तान से, ये बताए भारत। देखिए, भारतीय हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की अगर परिभाषा अगर मैं अपने शब्दों में कहीं ना कहीं उसको अगर अंकित करूं, तो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो है उसके प्रति हमेशा सरकार जवाबदेह होती है और विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों के अगर संविधान को उठाकर देख लें तो केवल हमारा ही संविधान ऐसा है कि जिसमें विपक्ष की बहुत महती भूमिका है। तमाम, चाहे सीबीआई के डायरेक्टर के चयन की बात कर लें या सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चयन की बात कर लें, उसमें विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और उसके अलावा एक और व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं नॉमिनेटेड होता है और 2-1 से वो चयन होता है। तो ये जो विपक्ष है, विपक्ष की डिमांड जो है वो हिंदुस्तान के अंदर ही, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा दुनिया का लोकतंत्र है कि उसमें हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने का हक है। और संसद जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मंदिर है और एक आम आदमी अपने सांसद को चुनता है और सांसद जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को चुनता है। 1/3 बहुमत ज़्यादा आ जाता है तो सरकार बन जाती है और 1/3 बहुमत से कम रह जाते हैं तो विपक्ष में रह जाता है। और विपक्ष का जो नेता होता है उसको भी प्रोटोकॉल के हिसाब से तमाम तरह की वही सुविधाएं मिलती हैं जो एक प्रधानमंत्री को मिलती है। और ये जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, देखिए जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो निश्चित तौर पे शुरुआती दौर में विपक्ष की तरफ से पूरी तरीके से 100% समर्थन किया गया। अगर उस समय के जो फुटेज हैं अगर उनको उठाकर देख लें, जब राहुल गांधी से सवाल किया गया तो राहुल गांधी ने नो कमेंट करके अपनी बात को ख़त्म किया। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन चल रहा था निश्चित तौर पे। अब पूरा देश जो है ये जानना चाहता है कि उस दौरान क्या राफेल गिरे, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरीके की एक जो अफवाह है वो अफवाह जो चल रही है कि भाई हमारे राफेल जो हैं उन राफेलों को गिरा लिया गया, क्योंकि जब युद्ध होता है तो निश्चित तौर पे नुकसान होना स्वाभाविक है। और अगर हिंदुस्तान के इस पूरे ऑपरेशन की बात कर लें तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया, सरकार की तरफ से भी स्पष्ट तौर पर किया गया कि हमने कहीं भी किसी सैन्य ठिकाने पर कोई जो अटैक है वो नहीं किया, केवल 9 उन आतंकवादी जो ठिकाने हैं उनको नेस्तो नाबूद किया, जो 5 ठिकाने जो है वो पीओके में पड़ते थे और उसके अलावा 4 ठिकाने जो थे वो पाकिस्तान की कहीं ना कहीं टेरिटरी में आते थे, जहां से आतंकवादियों को पल्लवित पोषित करके हिंदुस्तान को अस्थिर करने के लिए भेजा जाता है।
उसके अलावा जब अटैक हुआ तो पिछले 3 दिनों तक केवल हिंदुस्तान ने अपना बचाव किया। उनकी तरफ आते हुए ड्रोन, उनकी तरफ आते हुए हिंदुस्तान की तरफ आते हुए जो मिसाइल हैं, उन मिसाइलों को नेस्तो नाबूद ठीक है करने का राजकुमार, वो काम सारी किया। बातें केवल ठीक 15 है मिनट जो की आप ड्राइव। कह रहे हैं, लेकिन देखिए विपक्ष पर आज ये बड़ा सवाल ये बन रहा है कि विपक्ष ये क्यों नहीं जानना चाहता कि पाकिस्तान का कितना बड़ा क्षति हुआ है। ये क्यों जानना है कि भारत को कितनी क्षति पहुंची है। सवाल ये बन रहा है आज विपक्ष पर। आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि संसद में हर व्यक्ति को अपना सवाल करने का अधिकार है और ये संविधान देता है उन्हें। अगर विपक्ष जो है संसद में अधिवेशन अगर बुलाने की बात कर रहा है तो ये उनका राइट है, ये उनका संसदीय राइट है। संविधान में उन सांसदों के पास वो अधिकार है। सरकार अधिवेशन बुलाए ना बुलाए ये सरकार का अपना फैसला है, लेकिन सांसद जो है वो अधिवेशन केवल इसलिए बुलाना चाहते हैं, उसके पीछे उनकी मंशा ये है कि वो प्रधानमंत्री से सीधे 1 to 1 सवाल करना चाहते हैं, सरकार से 1 to 1 सवाल करना चाहते हैं और संसद के अंदर जो भी कार्रवाई होती है वो रिकॉर्ड होती है। ठीक है अजहर, आपके पास आते हुए देखिए तमाम सारे सवाल आते हैं जब जम्मू कश्मीर का नाम लेते हैं और खास तौर पर जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद से जम्मू कश्मीर जो है वो लगातार चर्चाओं का विषय रहा। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे स्थिति जो है वो बेहतर हो रही है, लेकिन एक और बड़ी चिंता जो है वो आन पड़ी है कोरोना के नाम पर। कोरोना की अगर मैं वर्तमान की स्थिति की बात करूं तो क्या कुछ स्थिति जम्मू कश्मीर में बनी हुई है? देखिए लगातार अगर हम कोविड-19 के हवाले से बात करें, जिस तरीके से कोविड-19 का प्रकोप जो है धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में बढ़ रहा है। हालांकि करके आंकड़े की अगर हम बात करें तकरीबन 400 के करीब जो कोविड-19 के केसेस है वो पाए गए हैं पूरे भारतवर्ष में। इसी हवाले से अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू जो है 7 केसेस जो है वो पाए गए हैं। हालांकि कल से ये आंकड़ा बड़ा नहीं है, बिल्कुल ये वहीं पे सामान्य 7 जो है, जिसमें से 3 व्यक्ति जो है जम्मू से है और 4 व्यक्ति जो है वो कश्मीर से है। हालांकि जो कश्मीर के 2 व्यक्ति है वो स्टूडेंट है, वो डेंटल कॉलेज में वहाँ पे पढ़ रहे थे। वो केरला के बेसिड है और केरला से वो वापस छुट्टी के बाद में वो आए थे। जब भी उनको थोड़ा सा बुखार की शिकायत हुई थी तो उसके बाद में उनको तुरंत जब टेस्ट किया तो वो कोविड-19 के पॉजिटिव उनके रिजल्ट कहने का मतलब तमाम एहतियात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो बात जम्मू कश्मीर की हो, उत्तराखंड की हो या फिर पूरे देश की हो। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और देखिए तमाम राज्य और शहरों की क्या बड़ी खबरें हैं उन पर हम इसी वक्त डेली चर्चा करते हैं और आप जरूर हमारे शो को इसको देखते होंगे। और इसी के साथ साथ देखिए चर्चा जो है वो हर शहर को लेकर की जाती है, हर राज्य को लेकर की जाती है। तमाम सारी बड़ी खबरें इस वक्त हम पूरे 1 घंटे का सेगमेंट हमारा होता है जहां पर हमारे सारे रिपोर्टर्स जो हैं वो लाइव होते हैं और बड़ी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। वही खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।